हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पार्ट नंबर 3 का। उसके पहले हमने पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे कि कूलॉम्स लॉ को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन हमारे जो पार्ट नंबर 2 में बच गए थे, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि नीट 2010 में आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्ज आयन ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू। कह रहा है हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। मान लो हमारे पास एक चार्ज ये है, ठीक है, और एक चार्ज हमारे पास ये है। दोनों पे चार्ज हमारा कितना है? क्यू है। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी भैया? डी है। ये हो गया। ठीक है, if F is the force of repulsion between the ions, the number of electron having missing from each ion will be। यानी कह रहा है कि इनके भी जो फोर्स भैया वो कितना है? F इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा? K क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। देखो, जब कोई भी मीडियम ना दिया हो तो हमें कौन सा मीडियम मानना है? एयर मानना है। और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। मान लेते हैं कि क्यू से हमारा एनी इलेक्ट्रॉन मिस कर गया है और इससे भी हमारा एनी इलेक्ट्रॉन मिस कर गया। क्यों? क्योंकि ईच आयन से पूछा हुआ, ईच आयन से। ठीक है, हमारा कह रहा है ईच आयन से हमारा एनी इलेक्ट्रॉन मिस कर रहा है। मान लेते हैं हम ये कितने इलेक्ट्रॉन मिस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम लोग क्यू से इससे भी हमारा एनी इलेक्ट्रॉन मिस कर रहा है और इससे भी इलेक्ट्रॉन हमारा एनी मिस कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन मिस करता तो हम बोलते एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा दो इलेक्ट्रॉन मिस करता तो हम लोग बोलते दो इलेक्ट्रॉन मिस कर रहा है। हमें अमाउंट नहीं पता तो हम लोग मान लेते कितने इलेक्ट्रॉन मिस कर रहे हैं? एनी इलेक्ट्रॉन मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? एन की पूछी है। ठीक है, ऐसा में तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ इजिकल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जहाँ क्या हम लिखेंगे एन का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर। किस में होगा? हमारा रूट में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल गया? सी मिल गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। बस आप क्या करो, कंसेप्ट को अप्लाई करो, सारे क्वेश्चंस आपके खुद ही सॉल्व होंगे। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि नीट 2010 में हमारा आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफर। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है सेम होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आपको ये पता है। कह रहा है कि यहाँ पे स्लाइटली डिफर कर रहे हैं, मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा -E है तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E प्लस डेल्टा E है। आया समझ में? मतलब यहाँ पे ये E प्लस फॉर्म में। ठीक है, ये नहीं, ये E प्लस डेल्टा ई है, यहाँ पे E माइनस नहीं है, E प्लस डेल्टा ई है। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन आइटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। यानी कह रहा है हमारे पास दो हाइड्रोजन आइटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आइटम मान लो हमारे पास यहाँ ये रखा हुआ है। एक मिनट, मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन आइटम हमारे यहाँ रखा हुआ है ये, और एक हाइड्रोजन एटम मान लो हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इनकी जो बीच की दूरी है ना वो डी दिया हुआ है। ठीक है, डी दिया हुआ है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम होता है तो मास होता है, और जब मास होता है तो वहाँ पे दो फोर्स हमारे आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो उसकी मास की वजह से आएगा, और जो उनमें चार्ज है उसकी वजह से कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ठीक है,
तो मान लेते हैं प्रोटॉन, देखो अब हाइड्रोजन एटम है, उसके पास क्या होंगे, हमारे प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, ई प्लस डेल्टा ई है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ई, आप बताओ नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज होगा माइनस ई प्लस डेल्टा ई, तो ई कट जाएगा, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ई आ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी हमारा एक हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई माइनस ई है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, ई प्लस डेल्टा ई है, तो ई कट जाएगा, नेट चार्ज इस पे कितना आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है जो नेट इलेक्ट्रॉन, नेट जो हमारा फोर्स है वो जीरो है, मतलब ये कि एफ नेट क्या हमारा जीरो है। अब एफ नेट अगर हमारा जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, क्योंकि जब एक दूसरे के बराबर होंगे तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे तभी हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है, एट अ डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, यानी कह रहा है जो ये डी डिस्टेंस है ना, इनके एटम की मतलब जो साइज है उससे बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है भैया, बहुत ज्यादा होगा। क्यों, आप बताओ, एटम बहुत छोटा सा होता है और ये डी डिस्टेंस दिया हुआ है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया हुआ है हमें, 1.67 इंटू 10⁻27 दिया है। तो हमसे पूछा क्या, डेल्टा ई की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, नहीं हमें यही वैल्यू बतानी है डेल्टा ई की, इसी वैल्यू को हमें बताना है। अब आओ लिखते हैं भैया, अब बताओ हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप बताओ क्या होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा जी, दोनों की दोनों हाइड्रोजन एटम मास सेम है, एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक है, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, हमारा नेट चार्ज कितना था, डेल्टा ई आया था, तो के इंटू डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, इंटू डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की जो वैल्यू होती है ना वो था 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, क्या होता है 10⁻11 न्यूटन मीटर न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा हमारे ख्याल से होता है, क्योंकि इसका यूनिट हमें नहीं पता है। ठीक है, यूनिट मतलब निकालना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, अरे आप ऐसे निकाल सकते हो कि एफ इजकल क्या होता है हमारा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, मास होता है हमारा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जी की वैल्यू पता चल गई, कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारा मास दिया है, कितना दिया हमारा मास हमारा दिया था भैया, कितना था 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन 9 इंटू 10⁹। बोलो आया समझ में। आप देखो इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि आंसर देखो क्या दिया है यहाँ पे, आंसर 10⁻37 10⁻20 कूलाम 10⁻23 कूलाम 10⁻47 कूलाम, बहुत दूर दूर दिया हुआ। ठीक है, तो अप्रॉक्स में ले लेते हैं। आओ देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6.67 है, 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 कितना हो जाएगा 10, नियर अबाउट कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻- आ जाएगा 54, 27 माइनस 27 कितना 54 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा 9 को भी हम लोग 10 ले लेते हैं प्रॉक्स। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁹ 10 कट जाएगा, अब देखो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10⁻54 -11 और -9 कितना आ जाएगा,
यह देगा 10⁻⁻⁵ -9, 10⁻⁻ देगा कितना, ये हमारा देगा 10⁻⁻74 आ जाएगा, 65 + 5 यानी 70 यानी 74 आ जाएगा। यानी डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, पूरी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे 10⁻⁻74। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, √10⁻⁻74। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, देखिए 10⁻37 कूलम। बोलो समझ में आया कि नहीं। बस ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते हैं सॉल्व करें, 10⁻37 कूलम, और ये नीट 2017 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बस कंसेप्ट को क्लियर करो, आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे, ठीक है। अपने आप सॉल्व, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ऐसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग पढ़ते हैं कि कूलम साहब को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है। Q1 है, एक मिनट, हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, जिनको डी डिस्टेंस पे, मतलब जिनके बीच की जो दूरी है ना, वो मॉड आर मान लो, ठीक है, मॉड आर, ठीक है। अब बताओ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना होगा, ये हो जाएगा F21। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये हो जाएगा F12 वेक्टर हो जाएगा। अब देखो आर जो वेक्टर है ना, आर जो मॉड ऑफ जो मॉड आर है ना, मॉड आर मैग्नीट्यूड होता है, इसके दो वेक्टर है, एक वेक्टर होगा इस साइड में और ए वेक्टर होगा इस साइड में। इस जो वेक्टर की वैल्यू होगी ये होगी फाइनल, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये बनेगा। इस साइड क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जो फाइनल इस साइड में क्या होगा, फाइनल माइनस इनर्शियल, यानी फाइनल माइनस इनर्शियल, इधर क्या देगा, फाइनल माइनस इनर्शियल, क्योंकि हमें ये क्या है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनर्शियल पोजीशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा में डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होता है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। हम वैल्यू लिखते हैं, पहले F12 का लिखेंगे, फिर वैसे F21 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हम लोग F12 लिखते हैं। अब देखो ये वेक्टर है, इसको लिखा हमने KQ1 Q2 बाई मॉड R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पता है कि वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये देखो इधर आओ, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन को मतलब डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसा में तो यहाँ पे हम मान लो यूनिट वेक्टर लिखते हैं हम लोग, तो यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं, तो ये बताओ यहाँ पे हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसी का हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो हो जाएगा R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर ले लो, तो हमें उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो हम लोग इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किसका लेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर का लेंगे। आया समझ में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा F12 इज इक्वल टू आ जाएगा KQ1 Q2 बाई मॉड R इंटू हमारा देगा R1 माइनस R2 था, हाँ R1 माइनस R2 था हमारा, इसका यूनिट वेक्टर ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब देखो क्या देगा हमारा, ये देगा KQ1 Q2 वन मॉड R इंटू
ये हो जाएगा R1 माइनस R2, वेक्टर आ जाएगा हमारा ये, अपॉन हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2, ये हो जाएगा मॉड में हमारा हो जाएगा, ठीक है, मॉड में हमारा हो जाएगा। आया समझ में इतनी कहानी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बताओ कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसी मॉड R के बराबर है, ठीक है, यानी ये मॉड R की तो बराबर होगा, R1 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये किसके बराबर हमारा, ये मॉड R के बराबर हमारा, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इसी के बराबर तो आएगा, मॉड R के बराबर तो है ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आर जो मॉड आर है ये इसी के बराबर है R1 माइनस R2 वेक्टर, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F इजिकल टू आ जाएगा हमारा 1/4 लिखो या फिर के लिख लो, ठीक, के लिख देते हैं हम लोग, Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब हो जाएगा इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो समझ में आया, ये हो गया हमारा F12 की वैल्यू। अब मान लो F21 लिखना है तो सेम ही करना है, कुछ नहीं करना है, K Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, आया समझ में। अब देखो हम आपको एक कहानी बताते हैं, छोटी सी स्टोरी। देखो F इजिकल टू क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है, बस समझना ऐसे कैसे लगाना पेपर में, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल सकता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये होता है, ये क्या है, एक फोर्स है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन निकालना तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा हमें यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, यानी कि हमारा जो R1 माइनस R2 वेक्टर वहां पे आ रहा था, अगर हम उसको सिंपली अगर यहाँ पे R क्यों लिखते हैं R, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप लिख सकते हैं। भैया यही तुमने लिखा है, जिससे डायरेक्शन डिफाइन कर रहे थे आप, ये तुमने लिखा है, ये R कैप जो आप यहाँ लिख रहे थे इस चीज को, ये हमने इसको R लिख दिया सिंपली, हमने इसको R जो लिख दिया ना सिंपली वहाँ पे, तो हमने यही तो वहाँ पे लिखा है R, तो हमने इसको आर कैप लिख दिया है, ठीक है, R1 माइनस R2 हमने आर कैप लिख दिया है बस, तो आर कैप हो गया। अब देखो क्या देगा, ये देगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R वेक्टर अपॉन मॉड R हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल, आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एक ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा है, काम आएगा, ठीक है, ये पॉइंट यानी कि आपको ओवरऑल यहाँ से ये याद करना है, F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 था ना, Q1 Q2 था, अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी अगर आप अगर यहाँ पे Q स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे Q1 Q2 लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे भी Q1 Q2 कर लेना, यहाँ पे भी Q1 और Q2 कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे भी Q1 Q2 कर लेना, ठीक है, Q1 और Q2, ठीक है, यहाँ पे हमारा R स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या R स्क्वायर इंटू R कैप, आप ये जानना है एक फार्मूला, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ समझ में आया होगा, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।